नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। हम बीए भाग तृतीय की व्याख्यान श्रृंखला में 1857 के विद्रोह की चर्चा कर रहे थे। उसके मूलभूत कारणों की हमने समीक्षा करी, जिसमें राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण। इन 7 विषय में हमने उसके इस विद्रोह के मूलभूत तत्वों को खोजा, जाना, समझा। यह कोई यकायक होने वाली अवस्था नहीं थी। इसको बढ़ने में, पनपने में अंग्रेजी सियासत की लंबी भूमिका रही। उन्होंने भारतीय परिदृश्य के प्रत्येक क्षेत्र को दूषित किया। धर्म की बात आई, सामाजिक परिवेश की बात आई, प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात आई। हर जगह उन्होंने ऐसे विशेषाधिकारों की स्थिति बनाई अपने पक्ष में, भारतीय समाज को नीचा दिखाने के पक्ष में। पूरी तरह आर्थिक दोहन का भाग रखा। औपनिवेशिक संस्कृति में जितना वह धन का दोहन कर सकते थे उतना किया। इन सारी व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप ही 1857 का विद्रोह हुआ था। अब हम इस बात की समीक्षा करेंगे कि 1857 का जो विद्रोह था वह असफल रहा, तो उसके असफल रहने में मूलभूत कारण क्या थे, उनकी समीक्षा हम यहाँ पर करेंगे। तो पहला मूलभूत कारण हमें उसमें नजर आता है निश्चित योजना का अभाव। इस विद्रोह को प्रारंभ करने से पहले तो हो सकता है कोई न कोई योजना बनी हो, लेकिन यह अचानक प्रारंभ हो गया और एकाएक प्रारंभ होने से कोई भी इसकी क्रमबद्ध क्रियान्विति नहीं हुई। कोई भी ऐसा क्रम नहीं चला जिससे कि अंग्रेजों को पराजित करने की व्यवस्था बन जाए। किसी भी प्रकार की निश्चित योजना समयबद्ध नहीं बनी। तो यह एक सबसे बड़ा और मूलभूत कारण रहा जो कि इस असफलता के लिए उत्तरदायी था। न कोई भविष्य की आधारशिला रखी गई कि अगर ऐसा हो जाएगा तो आगे की व्यवस्था क्या होगी। ये अचानक एक उपद्रव फैला और उस उपद्रव ने पूरी तरह से स्थिति को बदल दिया और वह जो स्थिति बनी वह जो क्रांतिकारी थे उनके पक्ष में भी नहीं रही। दूसरा, योग्य नेतृत्व का अभाव। देखिए, किसी भी क्षेत्र में विजय के लिए उसके योग्य नेतृत्व की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर बहादुर शाह जफर जो कि दिल्ली के सुल्तान थे, उन्हें इसका नेतृत्व दिया गया। वो अत्यधिक वृद्ध हो चुके थे और 1833 के बाद में तो ब्रिटिश सरकार ने भी उनका पूरी तरह सम्मान करना बंद कर दिया था। वह केवल नाम मात्र के दिल्ली के सुल्तान थे, उनको इसका नेतृत्व दिया गया। और यहाँ पर मैं आपको एक आश्चर्य की बात बताऊंगा कि रंगून में जब उनको निर्वासित जीवन दिया गया और वहाँ पर उन पर केस चला तो रिपोर्ट ये आई कि जब ये विद्रोह का दावानल फूटा तो उस समय अंग्रेज जितने अचंभित थे उतने ही बहादुर शाह जफर थे। तो ऐसी परिस्थिति में सफलता की संभावनाएं कहाँ से हो सकती है जब उसके नेतृत्व के अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो सबको एक साथ समाहित कर सके, व्यवस्था कर सके। तो वहीं पर इसकी असफलता के मूल जो तत्व थे वह नजर आ गए थे। तीसरा, सीमित साधन। आर्थिक व्यवस्था बड़ी कमजोर थी और दूसरे विपरीत पक्ष में अंग्रेजों के पास विपुल धन संपदा यहाँ से एकत्रित हो गई थी। उनके पास संसाधन बहुत ज़्यादा थे और भारतीय जो विद्रोही थे उनके सीमित साधन थे। उनके पास आर्थिक व्यवस्था भी नहीं थी, यहाँ तक कि खाने पीने की व्यवस्थाएं भी उनकी नहीं बन पाती थी और वो पूरी तरह से केवल अपने हौसलों के बल पर लड़ रहे थे। उनके पास में कोई भी संगठनात्मक व्यूह रचना नहीं थी और न ही लड़ने के लिए हथियार थे। ऐसी अवस्था के अंदर अंग्रेज जब एनफील्ड जैसी
नई तकनीक की राइफल के साथ मैदान में आ चुके थे और ये अपने पुराने ढर्रे पर तलवार और भालों से युद्ध कर रहे थे। ऐसे में इस विद्रोह में विजय की संभावनाएं क्रांतिकारियों के लिए नगण्य थी। चौथा, निश्चित लक्ष्य का अभाव। जैसे कि अपन ने चर्चा करी कि कोई भी व्यूह रचना नहीं बनी थी और व्यूह रचना के बाद की स्थिति कि अगर विजयी हो गई क्रांतिकारी टीम तो आगे की व्यवस्था क्या होगी, राजनीतिक परिदृश्य कैसा होगा, राजनीतिक परिदृश्य में संगठनात्मक व्यवस्थाएं कैसी होगी, किस रूप में शासन चलेगा। आज तो औपनिवेशिक संस्कृति से ब्रिटिश राज वहां पर चल रहा था, लेकिन अगर ब्रिटिश राज को उखाड़ दिया जाता है तो कौन ऐसा सक्षम व्यक्ति होगा जो कि सभी को एक सूत्र में बांधने की व्यवस्था को लेकर आएगा। ऐसा किसी प्रकार का मैप चार्ट इनके पास नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, केवल एक ये विरोध और विद्रोह की एक भावना थी जिससे पूरा का पूरा समाज उठ खड़ा हुआ और संघर्ष की स्थिति वहां पर बन गई। पांचवा, सिखों तथा गोरखों द्वारा अंग्रेजों को सक्रिय सहयोग। देखिए, इस समय तक अंग्रेज जो सैनिक थे वो भारतीय सैनिकों की अपेक्षा बहुत कम थे और जैसे कि मैंने पहले चर्चा करी थी कि भारतीय सैनिकों में भी बहुत ज़्यादा विरोध हो चुका था। चाहे अवध के नवाब को अवध का क्षेत्र ले लेने से उस क्षेत्र के सिपाही, पंजाब के सिख रेजिमेंट के सिपाही और सैनिकों की आपसी विसंगतियां, जब ये सारे विरोध हो गए तो ऐसी स्थिति में भी स्थितियां उनके पक्ष में इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि यहाँ के जो देसी राज्य थे उन देसी राज्यों के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे जो कि अंग्रेजों को सहायता कर रहे थे। इनमें सिख राजा थे, गोरखे थे और सिंधिया घराने के शासक भी इसमें सम्मिलित रहे। छोटे मोटे जमींदार जो थे उन्होंने इस समय अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों की स्थिति को मजबूत बना दिया और उस मजबूत स्थिति के कारण और कहीं पर भी समन्वय नहीं था, एक साथ विद्रोह नहीं हुआ, विद्रोह अलग अलग जगह अलग अलग टुकड़ों में हुआ। तो वहाँ पर कई जगह तो ऐसी आई कि जो अंग्रेजों के पक्ष के देसी राज्य थे उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर ही उन विद्रोह को दबा दिया था। तो कहने का ये तात्पर्य है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई संगठन की व्यवस्था नहीं फैली, इसलिए एक के बाद एक स्थितियां अंग्रेजों के पक्ष में आती हुई चली गई। और नेक्स्ट व लास्ट जो इसका देखा जाता है, जन साधारण का असहयोग। पूरा देश राजनीतिक रूप से संगठित नहीं था, दावानल भी एक साथ नहीं फूटा। ऐसी स्थिति के अंदर जो जनमानस था वह भी पूरी तरह विरोध के रूप में नहीं उठ पाया। जन सहयोग जो था वह पूरी तरह विद्रोहियों को नहीं मिल पाया और बहुत सी जगह तो ऐसी रही जहां पर कि इन्हीं के मुखबिरों ने क्रांतिकारियों के रास्ते बता दिए। क्रांतिकारियों की षड्यंत्रकारी व्यवस्था भी इन्हीं लोगों के द्वारा कर दी गई और उनका विनाश अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया। किनके माध्यम से? भारतीय देसी राजाओं के सहयोग के माध्यम से। तो यह सारी ऐसी व्यवस्थाएं रही या सारे ऐसे मूलभूत कारण रहे जिसके कारण अंग्रेजी शासन यहाँ पर अपनी औपनिवेशिक स्थिति को बचाने में सफल रहा। अब यहाँ पर हम चर्चा ये करेंगे इस असफलता के कारण के बाद में कि विद्रोह के परिणाम क्या रहे। यहाँ पर कुछ मूलभूत व्यवस्था की बात अपन करेंगे कि तत्कालीन समय जब इस प्रकार की व्यवस्था हो गई और विद्रोह असफल भी हो गया तो इसके बाद में बड़े परिवर्तन आए। अब अंग्रेज भारतीय सिपाहियों पर विश्वास करने से कतराने लगे। उन्होंने तोपखाने से तो पूरे ही सैनिक हटा दिए और अंग्रेज सिपाही भी भर्ती ज़्यादा कर लिए, भारतीय सिपाहियों की व्यवस्था कम कर दी।
संवैधानिक व्यवस्था में भी परिवर्तन लाए। अब जो सबसे बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ या इसका परिणाम हुआ वह क्या रहा? अभी तक जो शासन प्रशासन था वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संविधान से हिंदुस्तान शासित हो रहा था, लेकिन अब यह शासन बदल के और सीधे अंग्रेजी क्राउन के अधीन आ गया, यानी ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। भारत का जो क्षेत्र है वह एक मंत्रालय बना दिया गया, उनकी कैबिनेट में भारत सरकार मंत्री बना दिया गया। तत्कालीन समय वहाँ का जो कैबिनेट में भारत सरकार मंत्री बैठता था वह भारत सरकार मंत्री, और यहाँ के लेवल पर जो वायसराय और गवर्नर जनरल होता था वो दोनों मिलकर के भारत के क्षेत्र में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने भी क्षेत्रों में नए नियम, कायदे, कानून बनाते थे, दोनों की सहमति और संगठन के माध्यम से बनाए जाते थे। अब पूरा का पूरा जो विश्वास का दौर था वह समाप्त हो गया और अंग्रेज भी अब बहुत सशक्त शक्ति के साथ में पेश आने लगे। अंग्रेजों के द्वारा अब यह समझ लिया गया कि उन्हें शासन करना है तो शक्ति की स्थिरता रखनी होगी, और देशी राज्यों में जो बिखराव था वह यथावत रहा। दिल्ली सल्तनत की स्थिति और भी कमजोर हो गई और क्षेत्रीय शक्तियों पर भी अंग्रेजों के द्वारा अंकुश लगा दिया गया, और जिन देशी राज्यों ने उनको सहयोग किया था उन्हें कुछ आर्थिक छूट तो उनके द्वारा दी गई, बाकी प्रशासनिक स्तर पर उन्होंने सब तरफ से अपने आप को सुदृढ़ कर लिया। आपसी तालमेल की कमी हुई और ब्रिटिश शासन जो था और भी सशक्त रूप में भारत के ऊपर आने लगा, और भारत के अंदर धीरे धीरे उसके द्वारा सभी क्षेत्रों को एक के बाद अपने अधीन समाहित करते हुए अपने राज्य को सशक्त रूप दिया गया, जो कि भारत की स्वतंत्रता अधिनियम तक जाते जाते हुआ। जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए, संविधान की प्रक्रियाएं अलग हुई, आधुनिक भारत में कुछ विरोध बढ़ने लगे तो इनमें परिवर्तन आने लगे, लेकिन मूल रूप से अंग्रेज स्थायित्व की ओर चलते चले गए और उनके द्वारा एक औपनिवेशिक संस्कृति पर आगे लंबा शासन इनके द्वारा किया गया, और उस लंबे शासन में आर्थिक दोहन इनका मूल रूप रहा, और इसके परिणाम के रूप में उन्होंने यहाँ से राजस्व के स्रोत बढ़ाने और ज़्यादा प्रारंभ कर दिए, और ज़्यादा ऐसे सहस्रों तरीके निकालने प्रारंभ कर दिए जिससे कि वो धन का विदोहन कर सके, धन के विदोहन की प्रक्रिया को लागू कर सके। ऐसी प्रक्रिया इनके द्वारा, और यह इसके मूलभूत परिणाम रहे कि जो कि आर्थिक संपन्न देश था वह निर्बल और कमजोर शक्ति की ओर होने लगा। धन्यवाद।